राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कपिल राणा कैरियर मेकर में। तो दोस्तों, आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं हम एक बहुत ही हॉट न्यूज़ पर, और ये न्यूज़ निकल कर आई है यूक्रेन से। हाल ही में क्या हुआ, यूक्रेन के राष्ट्रपति कहाँ पर पहुंचे, अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति से ये मांग करते हैं कि भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। यानी कि भारत पर प्रतिबंधों की मांग आप करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो इसके पीछे का कारण समझते हैं कि पीछे क्या कारण रहा, ऐसा क्या किया इंडिया ने कि यूक्रेन के द्वारा प्रतिबंधों की मांग की गई है। तो इसको समझने के लिए आपको पीछे की घटनाओं में चलना होगा। आप जानते हैं फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन का आपस में युद्ध होता है। यानी कि रूस जो होता है, रशिया, वो हमला कर देता है यूक्रेन के ऊपर। उसके ही 2 दिन के बाद 24 फरवरी 2022 में क्या होता है, अमेरिका व यूरोपियन संघ जो कि क्या करते हैं, रूस के तेल को बैन कर देते हैं। लेकिन तेल को ही क्यों बैन किया जाता है, इसके भी पीछे का कारण यह निकल कर आता है कि रूस की जो लाइफलाइन है अर्थव्यवस्था की, जीवनदायी लाइफलाइन कही जाती है अर्थव्यवस्था की, वो कही जाती है तेल व आपकी गैस को। और इसी को आहत करने के लिए, यानी कि रूस की अर्थव्यवस्था को डाउन करने के लिए, यूक्रेन को युद्ध में सपोर्ट करने के लिए आपके अमेरिका व यूरोपियन संघ क्या करते हैं, रूस के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। यानी कि घोषणा करते हैं कि कोई भी इनका तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि आज का सेशन आपका पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करने वाला है, वो डिपेंड करने वाला है आपका रूस के तेल के ऊपर। यानी कि ऐसा क्या हुआ कि भारत ने बीते दिनों में, जैसे कि आप न्यूज़ भी डेली पढ़ रहे होंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से आपको पता भी चल रहा होगा कि भारत लगातार रूस से तेल की आयात की मात्रा को बढ़ाता जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें, हम इस समय 2023 में हैं और अगर हम इसकी तुलना 2022 से करें तो हमने लगभग रूस से जितना तेल खरीदा जाता था उसका 33% यहाँ पर बढ़ा दिया है। और इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, यदि हम प्रतिदिन 1 लीटर तेल रूस से आयात कर रहे थे तो वर्तमान में हम जनवरी में हमने वही मात्रा 33 लीटर कर दी है। यानी कि 33% हमने वहां से व्यापार को बढ़ा दिया है। और इसी के चलते यूक्रेन को लगता है कि भारत जो है रूस की मदद कर रहा है उसकी अर्थव्यवस्था को बचाने में। इसीलिए यूक्रेन पहुंचता है अमेरिका के पास और मांग करता है कि आप जो है इंडिया पर बैन लगाइए, क्योंकि आपने तेल को बैन किया हुआ है लेकिन फिर भी इंडिया वहां से तेल खरीद रहा है। हालांकि ये मांग यूक्रेन की तरफ से नहीं है, समय समय पर अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये आवाज उठती रही है कि भारत रूस की मदद कर रहा है, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन के युद्ध में। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के सेशन में और समझते हैं घटनाक्रम के बारे में। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। हमें समझना होगा सबसे पहले तो कि किस प्रकार घटनाक्रम चला, किस प्रकार ये यहाँ पर बनता है। सबसे पहले प्रतिबंध लगाने की जो मांग की गई है वो किस आधार पर की गई है। अगर आप रूस की बात करें, यहाँ पर आप सभी जानते हैं रूस की लाइफलाइन, रूस की लाइफलाइन कही जाती है तेल व गैस। और इसको क्या किया जाता है, इसको प्रतिबंध किया जाता है या इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है अमेरिका यानी कि यूएसए प्लस यूरोपियन संघ। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, इंडिया यहां से तेल परचेज करता है और उसी को आधार बनाकर यूक्रेन के अमेरिका से मांग कर रहा है प्रतिबंधों की। अर्थात आपके दिमाग में मोटा मोटा एक फिगर बन गया होगा। आज अगर हम यूक्रेन बात कर रहा है इंडिया के ऊपर बैन लगाने की या उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की कि उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाए, तो उसका आधार है आपका तेल। तो अब समझते हैं यहाँ से घटनाक्रम, क्या क्या घटना यहाँ पर बनती है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर डेट आती है आपकी 24 फरवरी। तो सबसे पहले हमें बैन देखना होगा। 24 फरवरी को बैन लगाया गया था यूएसए के द्वारा, रूसी तेल को बैन किया गया, रूसी तेल को बैन किया गया। प्लस इसी दिन आपका एक आता है यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ भी तेल, रूसी तेल के खरीदने पर बैन लगाता है।
अर्थात ये दोनों संगठन क्या करते हैं, यूएसए भी बैन कर देता है, यूरोपियन संघ भी इस पर बैन कर देता है। पूरा मकसद इनका क्या होता है, यहाँ से हम इनका उद्देश्य समझ सकते हैं। यहाँ पर दोनों का उद्देश्य होता है रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचाना, यानी कि उसकी कमर तोड़ देना रूस की अर्थव्यवस्था की। और इसलिए तेल पर बैन लगाता है क्योंकि मोस्टली जो रूस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा होता है, जो बड़ा हिस्सा बनाता है, वह तेल में प्राकृतिक गैस उसके संसाधन बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बैन किया गया अमेरिका व यूरोपियन संघ के द्वारा। लेकिन अब पहुंच जाते हैं फरवरी में घटनाक्रम चलता है और यूएसए व यूरोपियन संघ यहाँ से कहता है कि कोई भी देश या कोई भी अंतरराष्ट्रीय मंच क्या करेगा, रूसी तेल को परचेज नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब रूसी तेल आपूर्ति घटना शुरू हो जाती है, यानी कि जो इसका तेल आयात निर्यात करता है रूस, उसमें मात्रा घटने लगती है, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डाउन होने लगती है। तो मई में रूस क्या होता है, एक बयान जारी करता है। अब बयान को समझिए, ये बात आ जाती है आपकी मई में। तो मई में क्या कहता है रूस, मई में कहता है यहाँ पर रूस, यदि यूएसए व यूरोपियन संघ के देश, यानी कि यूरोप इस प्रकार समझ सकते हैं, जितने भी यूरोपीय देश है, तो यूरोपियन संघ के देश हमारे तेल को नहीं खरीदते, यदि यूरोपियन संघ के देश हमारे तेल को नहीं खरीदते तो हम अपने तेल को अन्य देशों को सप्लाई करेंगे। यानी कि इस प्रकार समझिए, आपका रूस कहता है यूएसए यूरोपियन संघ, यदि आप हमारा तेल परचेज नहीं करेंगे तो अन्य देशों को हम विकल्प के तौर पर यूज यहाँ पर करेंगे। यानी कि हम अपने तेल को अन्य देशों के साथ व्यापार में यूज करेंगे, यानी कि तेल का व्यापार अन्य देशों के साथ हम कर लेंगे। यदि आप हमसे तेल परचेज नहीं कर रहा है तो दुनिया में और भी बहुत सारे देश है जो हमसे तेल खरीदना चाहते हैं। सीधा मई 2022 में यही बयान था आपका रूस के द्वारा, यानी कि आप हमसे तेल नहीं ले रहे हैं तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपने तेल को किसी दूसरे देशों के साथ बेचना शुरू कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पर एंट्री होती है इंडिया की। इंडिया, ये बात है आपकी मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में क्या होता है, मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों में जैसे यहाँ पर अन्य देश का कहा गया है, तो यहाँ पर एंट्री होती है भारत व चीन की। भारत व चीन बीते 3 माह में रूसी तेल को रिकॉर्ड स्तर पर खरीदते हैं, रिकॉर्ड स्तर पर खरीदते हैं। अर्थात ये जो 3 महीना है, मई, जून, जुलाई, जैसे इस प्रकार समझिए, फरवरी में बैन आया, फरवरी के बाद रूस का जो निर्यातित कोटा था या जितने तेल का निर्यात कर रहा था उसमें कटौती होती है। लेकिन अगर बात करें हम मई, जून और जुलाई, इस बीच में रूस क्या करता है, रूस इंडिया व चाइना के साथ तेल की पार्टनरशिप करता है, यानी कि भारत व चीन को कम दरों पर तेल उपलब्ध कराता है। जिससे होता क्या है, इंडिया व चाइना दोनों देश मिलकर काफी स्तर पर तेल खरीदते हैं और जो उसका ग्राफ नीचे आ रहा था निर्यात का, अब वो धीरे धीरे ऊपर जाने शुरू हो जाता है। यानी कि मई, जून और जुलाई में रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी 2 देश यहाँ पर कर लेते हैं। लगभग ये मानकर चलिए इन 3 महीनों की अवधि में भारत व चीन कुल व्यापार करते हैं, भारत व चीन द्वारा $24 बिलियन का रूसी तेल खरीदा गया, रूसी तेल आयात किया गया। यानी कि रूस की जो अर्थव्यवस्था गिर रही थी उसको थोड़ी सी यहाँ पर ठहराव उसमें आ जाता है, जबकि $24 बिलियन का यहाँ पर निर्यात हो जाता है उसके तेल का। लेकिन इसके बाद में जुलाई में ही रूस जो है एक्टिव हो जाता है और रूस सीधा एक और बयान जारी करता है। रूस के राष्ट्रपति
जो होते हैं वे बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि यदि यूरोपियन संघ व यूएसए ने हमारे ऊपर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो हम अपने तेल की आपूर्ति को एशिया की तरफ बढ़ा देंगे। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर रूस जो है चेतावनी देता है यूरोपियन संघ के देशों को व यूएसए को कि यदि आप प्रतिबंध लगा कर रखेंगे, हमसे तेल नहीं खरीदेंगे, तो अब वक्त आ गया है कि हम एशिया में अपने जो अपना तेल है वो काफी बड़ी मात्रा में बेचना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो सीधा अब बात पहुंच जाती है आपकी जुलाई में, और जुलाई में बयान आता है यहाँ पर रूसी बयान आता है। क्या बयान आता है? रूसी बयान, यदि यूएसए व यूरोपियन संघ के देशों ने हमारे ऊपर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो हम अपने तेल को एशिया अपने तेल इस प्रकार लिखिए, अपने तेल की सप्लाई को एशिया में बढ़ा देंगे। तो जैसे ही एशिया में बढ़ाने की बात की जाती है, अब बात आ जाती है आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार चलिए एक महीने का ही डाटा लिखिए। अगर अक्टूबर 2022 की बात करें तो अक्टूबर 2022 में रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनता है भारत। रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन जाता है भारत, अर्थात चीन को भी पीछे छोड़ देता है। यानी कि रूस ने हमें इतनी कम दरों पर तेल उपलब्ध कराता है कि हम चीन को भी पीछे छोड़ देते हैं, और रिकॉर्ड स्तर पर हम यहाँ से नंबर 1 बनकर हम नंबर 1 यहाँ पर रूसी तेल का आयात करते हैं। यानी कि रूसी तेल के नंबर 1 खरीदार हम यहाँ पर बन जाते हैं अक्टूबर माह में। लेकिन अक्टूबर माह में देखते हुए यूरोपियन संघ क्या करता है? प्राइस कैप लगा देता है। ये बात है आपकी नवंबर में भी आपकी ये बात आती है 23 नवंबर की। तो 23 नवंबर 2022 में क्या होता है? यूरोपियन संघ जो होता है वो इस पर प्राइस कैप लगा देता है। प्राइस कैप आप इस प्रकार समझिए, हालांकि प्राइस कैप के ऊपर एक अलग सेशन करना पड़ेगा क्योंकि फुल डिटेल हम इसके बारे में समझाएंगे प्राइस कैप के बारे में। लेकिन प्राइस कैप के यहाँ पर केवल इतना समझ सकते हैं आप कि जैसे कोई बाजार में वस्तु बिकती है उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। यानी कि मैं एक पेन को बना रहा हूँ, मेरी कॉस्ट इसमें 2 रुपये है, तो फिर भी मैं इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 रुपये ही रखूंगा, यानी कि एक प्राइस कैप कर देता है। तो रूस के ऊपर आ जाता है प्राइस कैप। प्राइस कैप की कितना होता है? ये होता है आपका $64। तो $64 इसका प्राइस कैप आ जाता है प्रति बैरल, यानी कि एक बैरल में $64 से कम रूस नहीं बेच सकता या हम रूस से नहीं खरीद सकते। ये हमारे ऊपर प्राइस कैप आ जाता है। हालांकि बात करते हैं 27 नवंबर की। 27 नवंबर में भारत व चाइना दोनों ही रूस से बात करते हैं और कहता है कि सर आपके ऊपर अब प्राइस कैप आ गया है तो हमें अतिरिक्त छूट की आवश्यकता है। तो होता क्या है, अब प्राइस कैप से बचाने के लिए रूस अपने दामों को और ज्यादा गिरा देता है भारत व चाइना के लिए। यानी कि अगर हम $64 वहां पर पे कर रहे हैं बैरल के लिए, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो हम 64 ही पे कर रहे हैं प्राइस कैप पर रहकर। लेकिन अगर बात करें तेल की मात्रा वहां पर बढ़ जाती है छूट में, यानी कि डिस्काउंट के तौर पर हमें 1 बैरल न मिलकर हमें 2 बैरल मिल रहे थे। तो इसका इलाज भी यहाँ पर निकाल लेता है रूस, यानी कि यहाँ से भी रूस बच जाता है प्राइस कैप से भी। तो अब एक डाटा लिखिए, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनता है भारत। रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन जाता है भारत। वहीं अगर दिसंबर के बाद अभी हम जनवरी में पहुंच जाते हैं, ये बात है 16 जनवरी 2023। 16 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट पेश होती है। रिपोर्ट
जारी होती है। और इस रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें या सोर्स की बात करें तो इसके माध्यम से हमें पता चलता है भारत ने 2021 की तुलना में 2022 भारत ने 2022 में इस प्रकार लिखे, भारत ने 2022 में 2021 की तुलना से 33% ज्यादा तेल खरीदा रूस से, तेल खरीदा रूस से। वहीं दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरे यहाँ पर जानकारी निकल कर आती है, भारत ने 2023 में 2022 से 33% ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। तो ये दोनों लाइन थोड़ी सी टिपिकल है, इसके आधार पर मुझे लगता है शायद ये आपका क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो एक चर्चा इन दोनों लाइन पर कर लेते हैं। अगर बात करें भारत ने 2022 में 2021 की तुलना से, यानी कि 2021 में जितना हम तेल मंगा रहे थे 2022 में हमने वो 33% ज्यादा व्यापार किया। इस प्रकार समझिए जैसे 2021 के पूरे वर्ष में हम क्या करते हैं, 1 रुपए का व्यापार हम रूसी तेल का करते हैं, तो वही 2022 में वो व्यापार बढ़कर 33 रुपए हो गया है। यानी कि जहां पर हम 1 रुपया खरीदी के लिए दे रहे थे 2021 में, वही 2022 में पूरे साल में खरीदी के लिए हमने 33 रुपए रूस को दिया। दूसरी लाइन कहना चाहती है भारत ने 2023 में 2022 से 33% ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। यानी कि इस प्रकार समझिए 2022 में जैसे हम 1 लीटर तेल मंगा रहे थे, वही मात्रा 1 लीटर के स्थान पर अब हमने 33 लीटर प्रतिदिन कर दी है। इस प्रकार जैसे हमने 2022 में डेली 1 लीटर रूसी तेल का आयात कर रहे थे, तो आज के समय में हम 33 लीटर रूसी तेल का आयात कर रहे हैं उसके स्थान पर। तो ये दोनों लाइन आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन इन दोनों लाइन से आप ये जरूर समझ पाए होंगे कि भारत कितने बड़े स्तर पर रूसी तेल का आयात इस समय कर रहा है। यानी कि रूस की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान आपका यूएसए व यूरोपियन संघ पहुंचाना चाहते हैं, वही नुकसान की भरपाई आपका इंडिया और साथ में चाइना मिलकर कर देता है। यानी कि रूसी अर्थव्यवस्था को बल मिल जाता है, जिस आधार पर यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचते अमेरिका और भारत पर प्रतिबंधों की मांग करते हैं। कहते हैं सर आपका प्रतिबंध लगाना विफल कर दिया है इन दोनों देशों ने, तो आप इन पर भी प्रतिबंध लगाइए। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर भारत से जब ये क्वेश्चन अलग अलग मंचों पर भी उठाया गया है कि आप लगातार रूस से मतलब तेल परचेज कर रहे हैं, तो क्या आप रूस की मदद कर रहे हैं या आप रूस के समर्थक देशों में शामिल है, यानी कि उसका समर्थन कर रहे हैं इस युद्ध की स्थिति में। तो जैसे एस जयशंकर ने भी यूरोपियन संघ में यूरोपीय स्टेज पर जाकर कहा था कि हम एक लार्ज इकोनॉमी है और हमारे एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ बड़ी पॉपुलेशन भी हमारे देश में है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में है, लेकिन अपनी जनसंख्या अपनी नागरिकों की को सस्ता तेल उपलब्ध कराना, माफ करना, अपनी जनसंख्या के आधार पर अपने नागरिकों को सस्ता तेल उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। क्योंकि अगर हम बात करें आज के समय में कोरोना के बाद से दुनिया वैश्विक मंदी की चपेट में आ गई है या महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, यानी कि इतनी तेजी से यहाँ पर फ्लड हो रहा है महंगाई का कि अपने नागरिकों को सस्ता तेल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन युद्ध के समय में जैसे यूरोपियन संघ प्रतिबंध लगाता है तो ऑफर मिलता है इंडिया के द्वारा सस्ता तेल परचेज करने का। तो इस मौके को भारत सरकार पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए तेजी से वहां से आपका तेल की सप्लाई बढ़ाई गई है, जिसका समर्थन यहाँ पर यूएसए ने भी किया है। यूएसए के जो विदेशी सचिव है उन्होंने भी यहाँ पर समर्थन किया है। नेट वाइड वहाँ पे जो उनके प्रवक्ता है व्हाइट हाउस के, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की मांगों को देखते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाना तर्कसंगत नहीं होगा। यानी कि साफ तौर पर यूएसए ने इन प्रतिबंधों से इनकार कर दिया है। फिलहाल की स्थिति में यूएसए कोई भी इंडिया के ऊपर बैन लगाने के बारे में नहीं सोच रहा है। चलिए इन पॉइंटों को लिख लेते हैं। हाल ही में आप पूरी घटना यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ये तो थी 16 जनवरी 30, ये सब होने के बाद
तो अब बात करते हैं हम मांग की। तो रूसी तेल पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन क्या होता है 2023 तक सबसे बड़ा आयातक देश बनता है इंडिया, और इंडिया पर ही बैन लगाने की बात करता है। लेकिन बात करें हम बैन के पक्ष में, अगर बैन लगाने की बात है तो यहाँ पर पक्ष जान लेते हैं दोनों देशों का। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया कहता है हम विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी, इस प्रकार लिखिए, अपने नागरिकों को सस्ता तेल उपलब्ध कराना हमारा पहला दायित्व है। तो इसी आधार पर क्या होता है, अगर यहाँ पर यूएसए का पक्ष हम यहाँ पर जानने की बात करें तो यूएसए कहता है इंडिया भारत एक विशाल जनसंख्या व अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी अपनी स्वयं की जरूरतें हैं। अतः इसको ध्यान में रखकर अतः भारत देश पर बैन लगाना तर्कसंगत नहीं होगा। तो ये कहते हैं आपके नेड प्राइड, जो कि अमेरिका दूतावास के सचिव भी है। चलिए लिखिए इसको, वो यार दिख भी नहीं रहा, थोड़ा डार्क कर देता हूँ। चलिए, तो आप सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ये बयान किसने दिया था? ये दिया था अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा। कौन है वर्तमान में? ये हो जाएगा नेड प्राइड। चलिए, तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें। वर्तमान में ये जो मांग, प्रतिबंधों की मांग की गई है, उसे पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है यूएसए ने कहा है कि भारत की अपनी इकोनॉमी की अपनी जरूरतें हैं, या उनकी अपनी जरूरतें हैं, जिसके आधार पर भारत सरकार स्वतंत्र है कि वो कहां से तेल परचेज करेगी, कैसे करेगी। अपने नागरिकों को सस्ता तेल उपलब्ध कराना किसी भी राष्ट्र का परम कर्तव्य होता है, यानी कि सस्ती चीजों को उपलब्ध कराना। तो इसी आधार पर यूएसए पूर्ण रूप से कह देता है कि भारत पर बैन लगाना तर्कसंगत नहीं होगा उनकी जरूरतों को देखते हुए। तो जो यूक्रेन ने यहाँ पर मांग की थी उसको खारिज कर देता है आपका अमेरिका। अतः वर्तमान की स्थिति में भारत पर किसी प्रकार का कोई बैन नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक जीके से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है कि वर्तमान में रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश, यानी कि आयात करने वाला देश कौन है? इंडिया है। हम अपने कैपेसिटी का 33% से भी ज्यादा तेल हम आपके मंगा रहे हैं रूस से, यानी कि रूस से हमने काफी मात्रा में तेल की बढ़ोतरी कर दी है। 1 लीटर के स्थान पर जहां हम 2023 में 1 लीटर ले रहे थे, वहीं आज के समय में हमने 33 लीटर मंगवाना वहां से शुरू कर दिया है। चलिए ठीक है, फिर सेशन को यहीं तक रखता है। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ, नई करंट अफेयर के साथ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को हमारे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।